नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वाराणसी की जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, मेरे रोम रोम में बसी है काशी। काशी ने विकास की नई लकीर खींची। पीएम की अपील, 19 मई को मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार में प्रधानमंत्री की जनसभा। बक्सर में कहा, विपक्षी दलों ने जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरी। गरीबी हटाने के नाम पर किए खोखले वादे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के नीमच में रैली। प्रियंका गांधी की बठिंडा में जनसभा। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। कहा, बंगाल में होगा परिवर्तन। रोड शो से पहले बीजेपी के पोस्टर बैनर हटाए जाने को लेकर हुआ हंगामा। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पोस्टर बैनर हटाने का आरोप। बीजेपी ने हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से की मुलाकात। विकास और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए WTO को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में WTO के सदस्य विकासशील देशों की बैठक। संरक्षणवाद का विरोध और विवाद निपटान प्रणाली में सुधार पर बनी सहमति। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ की दिल्ली में अहम मुलाकात। तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध से पड़ने वाले असर पर बातचीत। द्विपक्षीय मुद्दों और मौजूदा क्षेत्रीय हालात पर चर्चा। और आई खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चंडीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़। हो गई आपका प्यार इतना उछल रहा है, इसे आप रोक भी नहीं पा रहे हो। दोस्तों, आपका प्यार मेरी सलाखों पर दोस्तों, आप सोचिए, ये 8 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से जो बिचौलिए माला माल होते थे, आए दिन मलाई खाते थे, मौज मस्ती मारते थे, इन सब की दुकानें ये चौकीदार ने बंद कर दी। अब मुझे बताइए, ये बिचौलिए मोदी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी के ऊपर गंदे आरोप करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी के खिलाफ झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासी चौकीदार की रक्षा करने के लिए चौकीदार बन के खड़े हैं। और चंडीगढ़ में किरण खेर जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की ओर से, उनके लिए प्रधानमंत्री वहां चुनावी रैली कर रहे थे, उनके समर्थन में वोट डालने के लिए। और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री का आम जनता साथ देगी, उनकी अपील थी। इससे पहले पीएम ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के बक्सर, सासाराम और चंडीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। बलिया में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जाति पूछकर घर और शौचालय नहीं देता, मैं वोट भी जाति के नाम पर नहीं मांगता। के बाद
माननीय जिला अध्यक्ष राणा प्रताप जी और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के बक्सर में भी चुनावी रैली की। बक्सर में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने गरीबी के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए और अपनी तिजोरी भरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक गरीबों के नाम पर वोट बटोरे, बड़े बड़े पद हासिल किए, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को भूलने का ही काम किया। ये लोग भी गरीबी से निकले थे, लेकिन इन लोगों ने आज हजारों करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाराणसी ने विकास ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नई लकीर खींची है। वाराणसी की जनता के नाम अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि काशी मेरे रोम रोम में बसा है। वाराणसी में 19 मई को आखिरी चरण में मतदान होना है। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं बल्कि मेरे रोम रोम में बसी आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे एक सेवक के रूप में काशी की पवित्र भूमि पर काम करने का अवसर दिया। भाइयों और बहनों, जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरा देश काशी की ओर देख रहा होगा तो उसे मतदान का नया रिकॉर्ड भी बनाना होगा। क्यों न देश भर का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। आप सोशल मीडिया पर वोटिंग के बाद सेल्फी जरूर डालिए, उसे देखकर मुझे आनंद होगा। गर्मी बढ़ रही है, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। और मेरा तो आग्रह रहेगा कि पहले मतदान फिर जलपान। सुबह सुबह 10 बजे के पहले ही मतदान कर दीजिए, उतनी गर्मी भी नहीं होगी। और मतदान के बाद आप लोग सेल्फी खींचे बिना रहने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है। आप सेल्फी जरूर खींचेंगे। आप उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर जरूर डालिएगा। मेरी सारी दौड़ धूप में भी बीच बीच में मैं आपको देखूंगा, आपकी तस्वीर देखूंगा और एक प्रकार से परोक्ष रूप से आपके आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगा। मन को एक बहुत बड़ा आनंद होगा। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए भी नहीं, काशी के लिए। जब पूरा हिंदुस्तान काशी की तरफ देख रहा हो तो काशी ने मतदान में भी नया रिकॉर्ड बनाना ही चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कोलकाता में रोड शो किया। 7 किलोमीटर लंबी ये रोड शो शहीद मीनार से मानिकतला तक चला और इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने अमित शाह का स्वागत किया। चारों ओर सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। बंगाल की जनता जिस प्रकार से उमड़ी है, ये दिखाई पड़ रहा है कि अब ये दिन बहुत दूर नहीं है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। और इससे पहले कोलकाता में राज्य पुलिस सभा की अनुमति के कागजात मांगने पहुंची और पेपर नहीं दे पाने पर मंच तोड़ने को कह डाला। बढ़ते विवाद के बीच भाजपा कार्यकर्ता रैली स्थल पर जमे ही थे कि इधर सड़कों पर से पीएम मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के कई होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल है। यहाँ पर ममता जी के गुंडे और पुलिस दोनों ने साथ में आकर 15 मिनट में सारे हमारे
लगे हुए कटआउट झंडे निकाल कर एक अराजकता का वातावरण बना दिया और जैसे हम आए तो भाग गए, अधिकारी भाग गए और गुंडे भी भाग गए। तो कुल मिलाकर ये अराजकता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग कहने के लिए चुनाव आयोग का प्रशासन है, पर पूरी की पूरी टीएमसी का प्रशासन है जो कि यहाँ गुंडागिर्दी कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर रोक लगाई जाए और उन्हें नजरबंद किया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हार रही हैं और हार के हताशा के कारण लगातार वहाँ हिंसा बढ़ रही है और वो यह कह रही है कि इंच बाय इंच मैं बदला लूँगी। हम चुनाव आयोग से यह शिकायत करने आए कि अगर किसी पार्टी का नेतृत्व इस प्रकार के वक्तव्य दे तो उनको बोलने से, भाषण देने से उनको रोकना चाहिए, बैन लगाना चाहिए और इसके साथ साथ स्पष्टीकरण भी तुरंत उनसे मांगना चाहिए। टीएमसी के गुंडे सड़क पे घूम रहे हैं और वह सभी प्रकार के जो असामाजिक कार्य हैं, हिंसा में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग से मैंने मांग किया है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, उनको घूमने न दिया जाए। चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो इस प्रकार के जो हरकत कर रहे हैं, उन पे रोक लगाई जाए। उन्होंने भी वहाँ से एसपी से, एसएसपी से, अधिकारियों से सूची मांगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा। मंदसौर के किसान पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा में 2 बजट पेश होंगे। एक नहीं होगा, 2 होंगे। पहला बजट किसानों का बजट होगा। पहला बजट, उसमें नीमच के किसानों को, मंदसौर के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। इस प्रकार का काम आपकी सरकार करने जा रही है आपके लिए। इतना पैसा आपके लिए दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब के बठिंडा में आज एक चुनावी रैली की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो गरीबों और नौजवानों के लिए घोषणा पत्र में किए गए वादों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। और जहां हमारी सरकारें आई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, आपने खुद देखा कि मात्र 3 दिनों में कर्ज माफ होने शुरू हुए। जैसे गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय की योजना बनाई है, जिसके तहत आपको 72,000 रुपए सालाना मिलेंगे, उसी तरह से नौजवानों के लिए भी कई योजनाएं हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने घोषित किया है कि जो 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उन्हें 1 साल के अंदर अगले साल के मार्च के महीने तक भरवाया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार अपने जोरों पर चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश के सलेमपुर और बलिया में एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन की चुनावी सभा हुई और इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने रैली में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को दूसरी पार्टियों के लुभावने वादों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारा आपका किसानों का भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा है। इन्होंने झूठ बोल करके, नफरत फैला करके आपसे भरोसा जीतने का काम किया था। अब तो सब कुछ साफ है, अब तो जनता भी जान गई और 6 चरणों में तो आपने बता दिया कि अब गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद
आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। तो आइए चुनाव पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ नवविक्रम भी जुड़ जाएंगे। पहले रविंदर का रुख कर लेते हैं। रविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त अमृतसर में मौजूद हैं, पंजाब में मुकाबला किस तरह का देखने को मिल रहा है और प्रचार में कितना जोर डाला है सभी पार्टियों ने? देखिए अभिलाषा, अंतिम चरण का ये चुनाव है। करीब 2 महीने की लगातार एग्रेसिव कैंपेन के बाद ये आखिरी चरण चुनाव का पहुंचा है और उसमें भी कैंपेनिंग के कुछ दिन बाकी बचे हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार यहाँ पर तेज कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज जो है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पंजाब में सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर सरकार में है उसके खिलाफ शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन का है। और यहाँ पर देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा में एक रैली का संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दल के उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल के लिए वोट मांगे। और आज उसी भटिंडा में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया था। और राहुल गांधी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं का अभी बचे हुए दिनों में यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। पंजाब जिस तरीके से पिछली बार भी चुनाव जब हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले में काफी ठीक रही थी। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनी और कांग्रेस को यहाँ से काफी उम्मीदें हैं। उसके बनिस्पत जो है इस बार बादल परिवार से 2 लोग, सुखबीर बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल, चुनाव लड़ रही हैं। और उनका इस तरह से मानना है कि जो मालवा का इलाका है, जहां पर फिरोजपुर, मुक्तसर, मलोट और भटिंडा का इलाका पड़ता है, अबोहर फजिल का, वहां पर अगर ये दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं तो उस पर असर पड़ेगा और वहां से ये लोग कुछ और सीटें शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन जीत पाएगा। उससे अलग अगर हम लोग बात करें गुरदासपुर का जो क्षेत्र है, जहां से बीजेपी ने सनी देओल को चुनाव मैदान में उतारा है, वो सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं कि यहाँ से गुरदासपुर और अमृतसर जो शहर है वहां से कांग्रेस बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सीटों पर भी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। इस बार यहाँ चुनाव का समीकरण 2014 के मुकाबले बदल गया है। आम आदमी पार्टी जो कि 4 सीटें जीतकर यहाँ पर पिछली बार चमत्कारिक रूप से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार उसका लगातार स्प्लिट होने से, कई विधायकों का पार्टी छोड़ देने से, सांसदों की पार्टी छोड़ देने के बाद उसके वोट बैंक में काफी स्प्लिट हो गया है। और तमाम राजनीतिक दल इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस भी पार्टी के पास आम आदमी पार्टी के टूटा हुआ वोट जाएगा उस पार्टी को इस चुनाव में बढ़त मिलेगी। जहां तक मुद्दों का सवाल है, देखिए कृषि प्रधान राज्य पंजाब लंबे अरसे से रहा है और यहाँ पर किसानों का जो संकट है, उनकी आय का जो संकट है, खासतौर पर जो कॉटन बेल्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर अब कॉटन की पैदावार बहुत कम हो गई है। मालवा के इलाके में किसान काफी तकलीफ में है। यहाँ पर यानी किसानों का मुद्दा इस बार चुनाव में यहाँ छाया रहेगा पंजाब में। और जिस तरह से आपने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं और मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा पंजाब में। इधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एक बार फिर केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले कामकाज को देखा जाए और प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कामकाज को देखा जाए तो साफ है कि मौजूदा सरकार में सुरक्षा के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। उसमें तो मोदी जी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी थे, लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी वर्सेस हु, कौन, यह अज्ञात है। और मैं तो विपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। जनता को साफ साफ बतलाना चाहिए। यदि वह दावा कर रहे हैं कि नहीं उनकी सरकार बनेगी तो सरकार को लीड कौन करेगा। और आई बुलेटिन में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने आपसी हितों के सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत की। साथ ही अमेरिका की ओर से ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध के असर पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में मौजूदा बदलती क्षेत्रीय स्थिति और अफगानिस्तान के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। ये बैठक इसलिए काफी अहम है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री का ये दौरा ईरान से तेल खरीद पर भारत और 7 दूसरे देशों के अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट खत्म होने के बाद हुआ है। भारत ने साफ कहा है कि वो देश के ऊर्जा सुरक्षा, वाणिज्यिक और आर्थिक हितों के आधार पर इस मुद्दे से निपटेगा। भारत चीन के बाद ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। विश्व व्यापार संगठन की दिल्ली में हुई 2 दिनों की मंत्री स्तरीय बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में बहुपक्षीय व्यापार के साथ WTO में सुधार की जरूरत बताई गई। भारत ने आज कहा कि WTO के 23 सदस्यों की मंत्री स्तरीय बैठक का मकसद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में नई जान डालना है। बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि WTO में सुधार की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत WTO में विवाद निपटान के लिए अपीलीय व्यवस्था को मजबूत करने की है, क्योंकि अभी इस अपीलीय अदालती संस्था में सदस्यों की नियुक्ति लंबे समय से अटकी पड़ी हुई है। WTO सदस्य देशों ने समावेशी और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वकालत के साथ व्यापार में संरक्षणवाद का विरोध किया। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SNDT को विकासशील देशों के लिए ज़रूरी बताया ताकि विकसित देशों के मुकाबले इन विकासशील देशों को सहारा दिया जा सके। घोषणा पत्र में कहा गया कि किसानों को सब्सिडी का प्रावधान विकासशील देशों के लिए बरकरार रहना जरूरी है और साथ ही अति पिछड़े देशों को खाद्य पदार्थ आयात करने में अधिक छूट भी मिलनी चाहिए। बैठक में WTO के विस्तार पर भी जिक्र हुआ और इस बैठक में चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मलेशिया सहित कुल 23 देश भाग ले रहे हैं। चुनावी मौसम में सरकार को महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर मिली है। थोक महंगाई के आंकड़ों में गिरावट आई है और ये अप्रैल में 3.18% से गिरकर 3.07% पर आ गई है। जानकारों की माने तो अप्रैल में फ्यूल पावर कीमत में आई गिरावट में देश में महंगाई गिरी है। वहीं आलू की थोक महंगाई दर 1.30% से गिरकर 17.15% पर आ गई है। इसके अलावा प्याज की महंगाई दर भी -3.43% है। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए LTTE पर लगे बैन को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है और सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि लिट्टे अब सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के फिर से चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई दी है और प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे और मजबूत होंगे। रामफोसा की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीत हासिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका में फिर सत्ता में आ गई है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि फिर निर्वाचन पर राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत और दक्षिण अफ्रीका साझा मूल्यों और हितों के साथ करीबी साझेदार हैं और PM ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हमारा रिश्ता गहरा और मजबूत होता जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।